नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आज 12वीं कक्षा की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति की तीसरे अध्याय समकालीन दक्षिण एशिया पढ़ाने जा रही हूँ और इस अध्याय में हम जानेंगे दक्षिण एशिया से तात्पर्य किन देशों से है और दक्षिण एशिया पूरे विश्व में एक खास पट्टी के रूप में क्यों महत्व रखता है। जिस तरह हम कहते हैं कि उत्तर पूर्व के देश हैं या पश्चिमी देश हैं या फिर खाड़ी देश हैं, तो इसी तरह दक्षिण एशिया के देशों की कुछ विशेषताएं हैं, खासकर उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है और एक उपमहाद्वीप के रूप में जो देश इससे जुड़े हुए हैं उनसे संबंधित हम मसलों को देखेंगे। दक्षेश नाम की एक संस्था भी बनाई गई, हम उसके संबंध में भी इस अध्याय में बातचीत करेंगे और दक्षिण एशिया के देशों को एक ये संगठन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, इसलिए कि ये सारे जो देश थे, जो दक्षिण एशिया के देश हैं, हम आगे चित्रों में देखेंगे, मानचित्र में देखेंगे कि उन देशों ने कमोबेश लगभग एक ही समय में स्वतंत्रता प्राप्त की है। ये सारे देश जो थे वो किसी न किसी उपनिवेश के तहत थे और उससे आज़ाद होकर इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, राजनीतिक रूप से सुदृढ़ता प्रदान की। हालांकि कुछ देशों में लोकतंत्र आता जाता रहता है, हम उसकी भी बातचीत करेंगे। और हमारा देश भारत, जो कि दक्षिण एशिया का ही एक भाग है, तो अन्य देशों के साथ, चूँकि भारत एक बहुत बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से भी और अपने पड़ोसी देशों के हिसाब से भी, तो उसका दूसरे देशों के साथ जो उसके पड़ोसी देश हैं या दक्षिण एशिया के देश हैं, कैसा संबंध है, उन संबंधों का हमारी राजनीतिक, कूटनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम इन सभी बिंदुओं को और कुछ ऐतिहासिक क्रमों को भी देखेंगे ताकि हमें ये आभास हो, हमें ये पूर्ण रूप से पता चल सके कि दक्षिण एशिया के देशों की विशेषताएं क्या क्या है। और इस क्रम में हम सबसे पहले हमारा पड़ोसी राज्य है पाकिस्तान, तो इस संबंध में देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान एक ही साथ इन दोनों देशों का जन्म हुआ था 1947 में। 15 अगस्त अगर भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है तो 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। उसके पहले ये दोनों ही देश एक देश के रूप में थे। बंटवारे के बाद इन दोनों देशों ने अलग अलग रूप अख्तियार किया है और हमेशा से जैसा होता है बड़े भाई छोटे भाई की तरह घर में भी जो एक विवाद बना रहता है सहोदरों की तरह, वो विवाद इसके जन्म के साथ ही आज तक चलता आ रहा है। इनके साथ साथ कई समझौते हुए, कई वार्ताएं हुई और कितनी साझी संपत्तियां थीं जो कि अलग हुई, उनके वजह से भी विवाद उत्पन्न होता रहता है। साथ ही साथ जहां भारत ने लोकतंत्र को अपनाया, उसे सुदृढ़ करने की ओर कदम बढ़ाए, वहीं पाकिस्तान एक धर्म सापेक्ष राज्य साबित हुआ और अधिकांश समय जो है वो तानाशाही की भूमिका वहाँ महत्वपूर्ण रही है। कभी कभी बीच में चुनाव होते रहते हैं, चुनी हुई सरकार आती है, बर्खास्त हो जाती है। इन सभी मुद्दों को हम आगे देखेंगे और सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के संबंध में बातचीत करेंगे। तो शुरू में देखें कि जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था तो पाकिस्तान के जो प्रशासक थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो प्रशासक थे। और उससे पहले हम देखेंगे, हम अभी बात कर रहे थे दक्षिण एशिया के देशों को की, तो दक्षिण एशिया के में कौन कौन से देश शामिल हैं। दक्षिण एशिया के आधुनिक देशों में बच्चों अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल,
पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। अब थोड़ा इसका इसकी भौगोलिक स्थिति को भी देखें कि दक्षिण एशिया की जो सीमा है तो उत्तर पूर्व में पूर्वी एशिया से मिलती है, उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया और पश्चिम में पश्चिम एशिया से, पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया से मिलती है। आगे के चित्र में हम देखेंगे कि उसकी सीमाएं किस तरह फैली हुई है। हम इस चित्र में बच्चों जो हरे रंग की सीमा रेखा है, यानी हरे रंग से जिसे प्रदर्शित किया गया है इस विश्व के नक्शे में, वहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो भूभाग है यह दक्षिण एशिया कहलाता है और बाईं ओर का भूभाग अफ़गानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान की एक लंबी सीमा रेखा भारत के साथ जुड़ी हुई है। बीच में हमारा भारत है और भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से में ऊपर की ओर नेपाल है। उसके बाद नेपाल और जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है उसके बीच में छोटा सा भूटान है, जो कभी भारत ही उसकी विदेश रक्षा और संचार का निर्धारण करता था, लेकिन अब वह एक स्वतंत्र रूप में देश है। और एक देश श्रीलंका है जो नीचे आप द्वीप के रूप में देख रहे हैं। साथ ही एक देश मालदीव है जो थोड़ा और दक्षिण की ओर पड़ता है। और इसके बाद हम अब देखेंगे भारत पाकिस्तान के संबंधों को। भारत पाकिस्तान से जो संबंधित मुख्य तथ्य हैं वह है कि अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि 1947 में इसका जन्म हुआ, या कह लीजिए कि उत्पत्ति हुई। भारत से बंटवारे के बाद इसकी उत्पत्ति हुई। इसके बाद भारत के साथ इसका विवाद कमोबेश कुछ समय अंतराल के बाद हमेशा से चलता रहा है। और साथ ही साथ इसके साथ साथ जब कहीं भी विवाद होता है तो समझौते की भी वार्ता होती है। कई बार समझौते हुए, उनका उल्लंघन हुआ। उन समझौतों में क्या क्या मुद्दों को रखा गया था, उन मुद्दों को हम देखेंगे। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो कायदे आजम यानी कि राष्ट्र प्रमुख के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना ने पदभार संभाला था। और 1956 में बच्चों पाकिस्तान का एक संविधान बना जो वहाँ लागू किया गया। इसके बाद 1958 में फील्ड मार्शल अयूब खां यानी कि जो निर्वाचित सरकार थी उसके विद्रोह में वहाँ के जो सेना नायक थे, कह सकते हैं कि जो सेना प्रमुख थे फील्ड मार्शल अयूब खां, उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया, यानी कि वो निर्वाचित नहीं हुए। इसके बाद 1965 में याहिया खान राष्ट्रपति बने। फिर 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री बने, ये निर्वाचन से आए थे। 1977 में पुनः जियाउल हक राष्ट्रपति बने, जिनकी 1987 में हत्या कर दी गई थी। 1988 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो प्रधानमंत्री चुनी बनी, ये निर्वाचन से आई थी। और इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो के बाद नवाज़ शरीफ प्रधानमंत्री बने। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद नवाज शरीफ ने इस्तीफ़ा दे दिया और एक बार फिर से जो सेना प्रमुख थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया। 2008 में आसिफ अली जरदारी, जो कि बेनज़ीर भुट्टो के पति भी थे, राष्ट्रपति बने। हालांकि वो चुनी हुई सरकार थी। 2013 में पुनः नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। 2018 में इमरान खान, जो तहरीक इंसाफ पार्टी की उन्होंने स्थापना की थी, वो प्रधानमंत्री बने और कुछ आरोपों की वजह से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। तो पीपीएल पार्टी के साथ जो कहते हैं कि एक गठबंधन की तरह शहबाज शरीफ को 2023 तक कुछ दिनों तक उन्होंने प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई और अभी पाकिस्तान में जो चुनाव हुए थे उस वजह से उन्हें एक कार्यवाहक की भूमिका दे दी गई है। आगे हम इन चित्रों में देखेंगे बच्चों कि जिन जिन का हमने नाम लिया पाकिस्तान के प्रमुख लोगों का, उनका किस तरह से कार्यकाल रहा, उनकी भूमिका क्या रही
पाकिस्तान के विकास में या भारत पाकिस्तान संबंधों को विकसित करने में। हमने बात की थी कायद आज़म जिन्ना की, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने कि पाकिस्तान के निर्मित होने के बाद सर्वप्रथम राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला था और बाद में इनकी मौत हो गई। तो बच्चों, मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के बनने के एक मुख्य ये कहे जा सकते हैं, स्तंभ कहे जा सकते हैं, जो पाकिस्तान बनने की अवधारणा आज़ादी से पहले आई थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को स्वीकार किया और मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई तो उसमें महती भूमिका यानी एक बड़ी भूमिका मुस्लिम लीग के निर्माण में भी इन्होंने निभाई और पाकिस्तान का जनक, पितामह जो भी कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है। इनके समय में जो भारत और पाक संबंध था वो कुछ हद तक संतुलित रहा। हालांकि 1947 में पाकिस्तान के बनने के बाद 1948 में कबायलियों द्वारा आक्रमण किया गया था, लेकिन इस चीज़ को शांतिपूर्वक जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने समेटने की कोशिश की, मिलकर बातचीत से सुलझाने की भी कोशिश की। और 1956 में जब पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ, उसके 2 वर्षों के अंतराल में ही इतनी उथल पुथल हुई कि सेना प्रमुख फील्ड मार्शल अयूब खान ने सत्ता के प्रति विद्रोह करके राष्ट्रपति का पद संभाल लिया। सेना नायक जो अयूब खान थे, उन्होंने 1965 तक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई। तो हमने अभी कहा था कि 1947 का कबायली आक्रमण, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल हम अयूब खान से संबंधित बातचीत करते हैं। तो अयूब खान ने 1965 तक सत्ता संभाली। 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ तो हार की वजह से अयूब खान ने इस्तीफा दे दिया और 1948 में जो कबायलियों का आक्रमण हुआ था, तो पाकिस्तान का कहना है कि वो स्थानीय जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर घाटी के ही जनजातियां थी, लेकिन उन जनजातियों के वेश में पाकिस्तानी सैनिक भी थे। और चूँकि हमारा देश अभी अभी आज़ाद हुआ था, हमने शांति और अहिंसा की नीति को अपनाया था, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये छुपा हुआ आक्रमण लंबे समय तक चला और अंततः जम्मू कश्मीर के राजा डॉक्टर हरि सिंह ने प्रत्यर्पण की जो संधि थी, यानी कि भारत के साथ विलय का जो संधि पत्र था, उस पर हस्ताक्षर किए और जम्मू कश्मीर का विलय भारत संघ के साथ स्वीकार किया। इसके साथ ही भारत ने अपनी सेना उन कबायलियों के विद्रोह को और आक्रमण को दबाने के लिए भेजी, तब जाकर ये मसला हल हुआ। और 1965 पे अब हम आते हैं, बात कर रहे थे अयूब खान की। तो अयूब खान ने बच्चों 1965 में मैंने बताया कि इस्तीफा दे दिया था और 1965 का युद्ध में हार, भारत से करारी हार हुई और इसी वजह से उन्हें घरेलू असंतोष का सामना करना पड़ा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जनरल याहिया खान, वो भी सेना प्रमुख थे, उन्होंने पदभार संभाला, राष्ट्रपति का पद संभाला और 1971 में जब दोबारा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस समय भी याहिया खान ही राष्ट्रपति थे, जिन्होंने कि पाकिस्तान में जो पूर्वी पाकिस्तान था, हम आगे पूर्वी पाकिस्तान से संबंधित बातचीत भी करेंगे और मैं बताऊंगी कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में कितनी दूरी थी, किस तरह से इसका प्रशासन कठिन हो रहा था। और वहाँ उसी समय में शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन खड़ा किया हुआ था और घरेलू असंतोष पाकिस्तान का इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उससे वो संभाले न संभल रहा था। और एक दिन शेख मुजीबुर रहमान ने, जो पूर्वी पाकिस्तान के नेता थे, उन्होंने
पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित किया, इसी समय भारत ने सर्वप्रथम उसे एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी और साथ ही साथ बांग्लादेश ने जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी उसमें भी सहयोग दिया। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, ये स्क्रीन पे तस्वीर है याहिया खान की, ये सेना प्रमुख थे। तो इन्होंने 1971 में जो करारी हार हुई तो इनके करीब 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस कहते हैं कि इस गम में डूबे हुए याहिया खान बहुत जल्द ही सत्ता को छोड़ने के बाद चल बसे थे। इनके बाद 1972 में चुनाव के बाद सत्ता जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने संभाली प्रधानमंत्री के रूप में। हाँ बच्चों, आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं कि 1965 का भारत पाक युद्ध का ये दृश्य है, जहाँ की हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री टैंक पर खड़े नज़र आ रहे हैं और अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद का समझौता हुआ था। यह सोवियत रूस में आयोजित हुआ था। उस समय याहिया खान और हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और भविष्य में इसी समझौते के अंतर्गत अपने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी। तो 1966 का जो ताशकंद समझौता हुआ, कुछ ऐसे कारण हुए जिनका अभी तक सही से पता नहीं चल पाया है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई वहीं ताशकंद समझौते के रात ही। और इसके बाद इस समझौते के हम मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। ताशकंद समझौते के मुख्य बिंदु थे बच्चों कि दोनों देश अच्छे पड़ोसियों जैसे संबंध रखेंगे और संयुक्त राज्य के प्रावधानों का सम्मान करेंगे। 25 फरवरी 1966 तक दोनों देशों की सेनाएं वापस अपनी जगह पर लौट जाएंगी जहां पर युद्ध शुरू होने से पहले वो वर्तमान थी, यानी कि 5 अगस्त 1965 से पहले जहां सेनाएं थी, पूर्ववत स्थिति में 1966 25 फरवरी तक सेनाएं वापस लौट जाएंगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो एक अच्छे पड़ोसी का कार्य है, यानी कि कोई भी पक्ष एक दूसरे पक्ष के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अफवाहें नहीं फैलाएंगे, दुष्प्रचार नहीं करेंगे और जो असामाजिक तत्व हैं उन्हें बढ़ावा नहीं देंगे। तो हम अपने आसपास भी देख सकते हैं बच्चों कि अगर हमारे घर में कोई परेशानी है तो हम चाहते हैं कि उसे हम खुद ही सुलझाएं, बगल के लोग आकर उसमें दखल न दें। अपनी बात अपनी होती है। तो बस यही बात इस बिंदु में रखी गई थी और दोनों देश अपने कूटनीतिक संबंधों को बहाल करेंगे। बच्चों में यहाँ कूटनीति शब्द आया है तो आपके लिए ये शब्द नया है और वास्तव में कूटनीति का अर्थ क्या होता है ये मैं बताना चाह रही हूँ। कूटनीति जहाँ दो देश या कोई भी संबंध हो, चाहे वो संस्थान का हो, परिवार का हो, समाज का हो, राज्य का हो, तो वो जब अपने बीच अच्छे संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं, साथ ही जो उनका हित है, यानी कि अपना जो उनका हित है उसको बनाए रखने के लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो भी भूमिकाएं निभानी होंगी उसे परस्पर सद्भाव के माहौल में उसका निर्वाह करके अपने दोनों देशों के संबंधों को या जो भी पार्टियां हैं उनके बीच संबंधों को बहाल रखने का कार्य कूटनीति कहलाता है। और अगला बिंदु है दोनों देशों के युद्धबंदियों की अदला बदली की जाएगी। युद्धबंदियों की अदला बदली ऐसे की जाती है कि जब भी कहीं युद्ध होता है तो दोनों ही पक्षों के कुछ लोग सीमा का अतिक्रमण कर जाते हैं और समय रहते वो भाग नहीं पाते या वापस नहीं आ पाते, तो उन्हें बंदी बना लिया जाता है। तो ऐसे में उनकी जान को भी खतरा होता है, नागरिकता का खतरा हो जाता है। संबंधित देश की ये भूमिका रहती है, जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने युद्धबंदियों के लिए प्रयास करे। तो इस समझौते में इस मुद्दे को ले लिया गया था कि दोनों देशों के युद्धबंदी अपने अपने देश वापस लौट जाएंगे।
शरणार्थी या विस्थापित लोगों की समस्या का बातचीत से समाधान कर लिया जाएगा। युद्ध की स्थिति में, या चाहे वह आंतरिक रूप से ही क्यों न हो, किसी देश का आंतरिक मसला भी हो, तो जहाँ परेशानी होती है लोग वहाँ से भागने में यकीन रखते हैं। तो जब युद्ध होता है तो सीमावर्ती जो गांव होते हैं या सीमावर्ती शहर होते हैं, वहाँ से पहले ही कह दिया जाता है कि आप सुरक्षित स्थान पर चले हैं। युद्ध के बाद विनाश की स्थिति होती है। क्यों अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखना चाहें तो इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में आप देख सकते हैं कि गाजा शहर आधे से ज़्यादा तबाह हो चुका है। ये दृश्य आपको टीवी पर, यह अखबारों में, पत्रिकाओं में अच्छे से दिख जाएगा कि किस तरह बम के बरसने से नुकसान हुआ है। शहर की जो संरचना थी बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है, शिक्षा स्वास्थ्य का ढांचा चरमरा चुका है। तो बस इसी तरह से हमारे यहाँ भी शरणार्थी, पाकिस्तान से कुछ शरणार्थी यहाँ आ गए, यहाँ के कुछ लोग पाकिस्तान चले गए भारत के। तो ऐसे में शरणार्थियों के साथ जो दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, यानी कि उन्हें अपने देश का नागरिक नहीं समझा जाता है, तो उनके मानव अधिकारों का, यानी कि जो उनके मूलभूत अधिकार हैं, जीवन जीने के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा और दोनों ही देश शरणार्थियों को सुरक्षित रूप से अपने देश में बसाने में मदद करेंगे। 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सत्ता संभाली और 1971 में जो युद्ध हुआ था, जिसमें 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, पाकिस्तान के सैनिकों ने किया था। हमारे देश के कर्नल जगजीत सिंह अरोड़ा उस सीमा पर थे जहां उन्होंने सैनिकों से आत्मसमर्पण करवाया, और पाकिस्तान के कर्नल लेफ्टिनेंट नियाजी हुआ करते थे। ये हमेशा याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि आगे आपको प्रतियोगिता प्रश्नों के रूप में ये प्रश्न हमेशा से सामने आते रहेंगे। तो कर्नल नियाजी ने हमारे कर्नल लेफ्टिनेंट जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, और इस समर्पण की वजह से पाकिस्तान काफ़ी दबाव में आया और उस फिर से ताशकंद समझौते की ही तरह शिमला समझौते की नींव रखी गई। और आगे हम देखेंगे कि शिमला समझौते के मुख्य बिंदु क्या थे। उससे पहले बच्चों हम देखते हैं कि 1971 और 72 के बीच जो भारत पाक युद्ध हुआ और उसके क्या परिणाम हुए। आप देख रहे हैं एक तोप दिख रही है, लेकिन हम उससे पहले जो हमारे दक्षिण एशिया का भौगोलिक नक्शा बदल गया उसके स्वरूप पे नज़र डालते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि पीले रंग से जो नक्शे का भाग दर्शाया गया है, यानी कि पश्चिम की ओर जो पीला भाग है वह पाकिस्तान को दर्शाता है, और पूर्व की ओर जो पीला भाग है वह पूर्वी पाकिस्तान को दर्शाता है, जो कि अभी बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। तो जरा देखिए इस नक्शे में कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में बच्चों कितनी दूरी है। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान की यात्रा या तो भारत की धरती से होकर सड़क मार्ग से करें, यह संभव नहीं था क्योंकि भारत के साथ उनके संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रहे, या 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर, समुद्री दूरी तय कर, नॉटिकल माइल तय कर वहाँ तक पहुँचे। तो इस तरह प्रशासन की कठिनाइयों के साथ साथ पूर्वी जो पाकिस्तान था वहाँ के लोगों तक न सत्ता की सुविधाएं पहुँची, न आर्थिक रूप से वह समृद्धि पहुँची जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के पास था। इस वजह से धीरे धीरे असंतोष पनपता गया और शेख मुजीबुर रहमान ने विद्रोह कर उसे एक बांग्लादेश के नाम से एक स्वतंत्र देश घोषित किया। शिमला समझौते पर हम आते हैं। इसी युद्ध का परिणाम हुआ कि बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उदित हुआ और पाकिस्तान ने दबाव में आकर शिमला समझौता किया। शिमला समझौते के मुख्य पक्षकार थे श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारे भारत की प्रधानमंत्री थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो
जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, दोनों ही जो राज्य प्रमुख थे उन्होंने हस्ताक्षर किए शिमला समझौते पे। और इसमें जो बातें, जो मुद्दे रखे गए थे, भारत आज भी इन मुद्दों को मानता है और कहता है कि जब भी हम बातचीत करेंगे तो आपसी बातचीत से मसले का हल निकालेंगे, यानी कि कोई भी विवाद है तो उसका हल निकालेंगे, या कोई भी बातचीत से हम अपने आर्थिक व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। इसमें किसी तीसरे के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। और शिमला समझौते का मुख्य बिंदु हम उस पर एक नज़र डालते हैं। ताशकंद समझौते की ही तरह उससे कहें कि आगे की रूपरेखा शिमला समझौते में थी। तो जो पहली बात अभी हमने बताई, दोनों देश सीधी बातचीत से अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे, यानी कि कोई भी तीसरा देश या कोई भी तीसरा पक्ष अगर मध्यस्थता करने की उम्मीद करता है तो उस संभावना को इस समझौते में सिरे से नकार दिया गया। कोई पक्ष बल प्रयोग या एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करेगा, यानी कि आगे एक तरफा युद्ध की घोषणा या ज़बरदस्ती युद्ध की घोषणा या कोई इस तरह की घुसपैठिया कार्रवाई नहीं करेगा जो छिपे तौर पर युद्ध को जन्म देती है। दोनों देश परस्पर कुप्रचार को रोकेंगे, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ अफवाहें न फैलाएंगे। हर मंच, जितने के वैश्विक मंच हैं, उस पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े न होंगे और कहीं भी समभाव से इस भूमिका को निभाएंगे। लेकिन बार बार देखा गया कि हर मंचों पर देखा गया कि दोनों ही देश के प्रतिनिधि जहां कहीं भी मिलते हैं तो एक सामान्य अभिवादन के बाद कटुता का माहौल या ऐसे बयान जारी किए जाते हैं जिससे लग जाता है कि ये कुप्रचार किया जा रहा है। हम आगे बात करेंगे कि कश्मीर मुद्दे पर किस तरह पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे से कुप्रचार को जन्म दे रखा है और भारत के लिए नुकसान की संभावना को बढ़ाता रहा है। इनके साथ साथ जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच जो आर्थिक संबंध थे वो दिनों दिन मजबूत हुआ है, लेकिन आज भी हमारा सीमा विवाद, जल विवाद और भी विवाद हैं, वो अभी तक वर्तमान हैं। इसके बाद था संचार, आवागमन, व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के माध्यम से दोनों देश अपने संबंधों को बेहतर बनाएंगे। जो आर्थिक सहयोग और व्यापार सहयोग की बात चल रही है, आवागमन के लिए समझौता एक्सप्रेस जैसी योजना चलाई गई, अटारी बॉर्डर खोला गया। इसके अलावा इस संबंध में जो वीज़ा का प्रोसेस था, बच्चों वीज़ा इसलिए लिया जाता है कि आप अगर दूसरे देश में जा रहे हैं तो दूसरा देश आपको अपने देश में आने के लिए विधिवत आपके लिए एक पत्र जारी करेगा जिसमें यह लिखा हुआ होगा कि आपको एक निश्चित समय तक के लिए इस देश में, जो देश वीज़ा जारी कर रहा है, रहने की अनुमति प्रदान की जाती है। और संचार यानी कि कम्युनिकेशन की भी बात है तो ऐसी भी बातें की गई थी कि अगर हमारे सैटेलाइट उनके यहाँ प्रसारण के काम आते हैं या उनके नेटवर्क को सुदृढ़ करते हैं तो वहाँ एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। दोनों देशों की सेनाएं अपनी सीमा के भीतर चली जाएगी। ताशकंद समझौते का ये बिंदु उसमें भी था और इसमें भी है कि पूर्ववत जो रेडक्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो दोनों देशों की मानक रेखा है, दोनों ही देशों की सेना अपनी अपनी सीमा में वापस लौट जाएंगी। युद्धबंदियों की अदला बदली की जाएगी। यह मुद्दा ताशकंद समझौते में भी था। 17 दिसंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा को संशोधित किया जाएगा क्योंकि 1971 में बहुत हद तक पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे खदेड़कर उन्हें आत्मसमर्पण करवाकर उसका बहुत सा भूभाग भारत के हिस्से में आ गया था। आज भी इस चीज़ पर नागरिक या बुद्धिजीवी विवाद करते हैं कि हमें वो जीता हुआ हिस्सा नहीं लौटाना था, क्योंकि पाकिस्तान ने जो गुलाम कश्मीर पर 1948 वाले कबायली आक्रमण में कब्जा किया था उसने उसे वापस नहीं लौटाया और उसे वह गुलाम कश्मीर कहता है और उस पर अपना प्रशासन
दिखाता है। शिमला समझौते के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों कि 1977 तक हम आते हैं। तो 1977 में शिमला समझौता एक कहा गया कि पाकिस्तान के लिए बेहद अपमानजनक समझौता था और इस वजह से देश में असंतोष बढ़ता गया और सेना प्रमुख जियाउल हक ने 1977 में सत्ता को पलट दिया और खुद को वहाँ का राष्ट्रपति घोषित किया। तो इस तरह पाकिस्तान में तीसरी बार सैनिक शासन लागू हो गया। जियाउल हक के समय से भारत पाक संबंधों में तल्खियाँ बढ़ी जरूर, मगर कोई भी बड़ी टकराव की घटना सामने नहीं आई। जियाउल हक की हत्या 1987 में कर दी गई थी और इसके बाद कहा जाता है कि वो जिस विमान में सफ़र कर रहे थे उसमें पहले से ही बॉम्ब फिट किए गए थे। हालांकि इन बातों की तहकीकात मैं नहीं करती, जो हमने देखा है, जो किताबों में लिखा है, हमने वो वर्णित किया है। इसके बाद 1988 में बच्चों जियाउल हक की मृत्यु के बाद बेनज़ीर भुट्टो, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी, उन्होंने आम चुनाव करवाया और चुनाव में जीतकर वो प्रधानमंत्री बनी। माना जाता है बच्चों, अगर हम कभी देखेंगे आगे की कक्षा में या आगे आप पढ़ेंगे तो भारत पाकिस्तान संबंधों का स्वर्णिम काल बेनज़ीर भुट्टो के शासनकाल को माना जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और उसी समय बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। तो यह जो समय था, बेनज़ीर भुट्टो चूँकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई थी, तो इन्होंने थोड़ा सैनिक तानाशाहों की तरह नहीं बल्कि उदारवादी स्वरूप अपनाते हुए भारत के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने में कदम आगे बढ़ाया और साथ ही साथ राजीव गांधी के साथ कई ऐसे समझौते भी किए भारतीय प्रधानमंत्री के साथ, जो कि पाकिस्तान के पक्ष में गया और भारत भी लाभान्वित हुआ। बेनज़ीर भुट्टो के बाद नवाज शरीफ ने सत्ता संभाली। नवाज शरीफ के समय में ही जो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, उसकी भूमिका रची गई और भूमिका को सेना प्रमुख ने रचा। नवाज शरीफ ने भारत में कारगिल युद्ध की समाप्ति के बाद इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर से पाकिस्तान चौथी बार सैनिक तानाशाह परवेज मुशर्रफ के कब्जे में आ गया। उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया। उन्होंने 2003 में चुनाव भी करवाए ताकि उनकी तानाशाही वाली सरकार को लोकतांत्रिक जामा यानी कि एक फॉर्म दिखाया जा सके, रूप दिखाया जा सके, जबकि उनके विरोध में कोई भी नहीं था। और कारगिल युद्ध के बाद आगरा समझौते के लिए वो भारत भी आए थे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चों, परवेज मुशर्रफ 2008 तक इन्होंने सत्ता संभाली और आगरा समझौते के लिए जब ये भारत आए थे, उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह दृश्य देखिए बच्चों, कारगिल विजय का दृश्य है, जब हमारे सैनिकों ने द्रास सेक्टर में कारगिल चोटी पर विजय प्राप्त की थी। बेहद कठिन और दुर्गम जगह, जहां सिर्फ बर्फ़ के अलावा कुछ है नहीं, लेकिन हमारे सैनिकों के अदम्य साहस की वजह से आखिरकार हमने कारगिल पर फतह पा ही लिया। और यह है आगरा समझौते का दृश्य, जहां परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हैं। बीच में विदेश मंत्री जसवंत सिंह हैं, बाईं ओर लाल कृष्ण आडवाणी हैं और उसके बाईं ओर यशवंत सिन्हा हैं। आगरा समझौते के बाद जब पत्रकार वार्ता हुई तो मुशर्रफ ने समझौते के हर बिंदुओं से इनकार किया, परवेज मुशर्रफ ने, और उन्होंने वार्ता को असफल घोषित किया। इसके बाद एक बार फिर से 2013 में नवाज शरीफ चुनकर आए। उनके खिलाफ कुछ ऐसे भ्रष्टाचार के सबूत मिले
कि उन्हें पद से हटना पड़ा और तहरीके इंसान पार्टी के संस्थापक इमरान खान चुनकर आए और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सत्ता संभाली। इमरान खान बहुत अच्छे क्रिकेटर हुआ करते थे। उन्होंने भारत के साथ कई मैचेस भी खेले और इमरान खान भी बहुत दिनों तक सत्ता में रह नहीं सके क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी लोकतंत्र इतना सुदृढ़ नहीं हुआ है कि वह लोकतंत्र को संभाल सके। इन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, तोशाखाना के घोटाला के आरोप, साथ ही चुनावों में धांधली के आरोप, और इन्हें सत्ता से हटाया गया। अभी पीपीएल पार्टी के साथ गठबंधन प्रमुख के रूप में शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के छोटे भाई भी हैं, उन्होंने शासन का संचालन किया और अभी कार्यवाहक रूप में वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये शहबाज शरीफ हैं स्क्रीन पे बच्चों। अभी तक हमने वहाँ राजनीतिक घटनाक्रम के विकास पे नज़र डाली। इस कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे की कक्षा में भारत पाकिस्तान के विवाद के जो मुख्य बिंदु हैं उन पे हम नज़र डालेंगे, साथ ही साथ कुछ और चीज़ों को भी देखेंगे। आगे की कक्षा में भारत के अन्य जो पड़ोसी देश हैं जो कि दक्षिण एशिया के भूभाग में आते हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके साथ संबंधों को भी हम की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है जो दक्षिण एशियाई देशों के विकास के लिए बनाया गया है, उस पर भी बातचीत जरूर करेंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।